ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं। उसने कल शंका की थी कि ननु गजादेः शुद्ध चैतन्याध्यस्तत्वे इदानीं तत्साक्षात्काराभावेन जागरणेपि स्वप्नोपलब्ध गजादया अनुवर्तेरन्। ठीक है ना। पहले कहा था इस शंका के पहले देखिए, तो स्वप्न पदार्थ का अधिष्ठान कौन बताया था? शुद्ध चैतन्य ही अधिष्ठान कहा था। और स्वप्न पदार्थ परिणाम किसके हैं? तो किसका परिणाम है स्वप्न? विवरणकार के। तो विवरणकार के मत में क्या कहा था? विवरणकार के मत में साक्षात अंतकरण के परिणाम, और इनके मत में वाचस्पति के मित्र में वाचस्पति में साक्षात माया के परिणाम, और चैतन्य में अध्यस्त कहा था। चैतन्य ही इनका अधिष्ठान है, पहले कहा था। ठीक है, शुद्ध चैतन्य ही उनका अधिष्ठान है, ये कहा था। तब उस पर शंका की थी कि ननु गजादे शुद्ध चैतन्याध्यस्तत्वे इदानीं तत् साक्षात्काराभावेन जागरणेपि स्वप्नोपलब्ध गजादय अनुवर्तेरन्। अब कहा कि गजादि है, स्वप्नोपलब्ध जो गजादि है शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है, क्योंकि वही अधिष्ठान है, उनका अध्यस्त है। इदानीं तत् साक्षात्काराभावेन, इस समय उस शुद्ध चैतन्य का जागृत में, इदानीं माने जागृत में, तत्साक्षात्कार शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार हो साक्षात्कार अभाव है ना, साक्षात्कार का अभाव होने से जागरण की स्वप्न उपलब्ध रतादि अनुवर्तेरन्। जागृत में भी स्वप्न रतादि क्या हो जाए, वो भी यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी उनकी प्रतीति हो जाए, वहाँ भी उनका गजादि वो यहाँ पर भी आए। क्यों? क्योंकि चैतन्य में अध्यस्त है, और अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति क्या कब होती है? अधिष्ठान के साक्षात्कार, अधिष्ठान के साक्षात्कार से अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति होती है। अब अध्यस्त पदार्थ जो कहा अध्यस्त है, ये स्वप्न का यानी चैतन्य, और चैतन्य का साक्षात्कार जब स्वप्न से उठकर जागृत में आते हैं तो चैतन्य का साक्षात्कार हुआ है आपको। शुद्ध चैतन्य गजादि में, गजादि को शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है ऐसा मानेंगे, तब इदानीं माने जागृत दशा में तत्साक्षात शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार हुआ ही नहीं आपको, नहीं हुआ है। ठीक है ना। अरे जब माया की निवृत्ति, शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होगा तब माया की निवृत्ति होगी, माया की तब अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति होगी। और जब तक माया की निवृत्ति नहीं होगी तब तक अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति कहाँ है? ठीक है ना। और माया की निवृत्ति कैसी होती है? शुद्ध चैतन्य के साक्षात्कार। तो शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो शुद्ध चैतन्य साक्षात्कार का अभाव होने से जागृत में भी स्वप्न उपलब्ध जो गजादि है उसकी अनुवर्तन हो जाए, वो यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी उनकी प्रतीति हो जाए। क्यों नहीं होती है? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? हाँ। तब उच्यते इत्यादि के द्वारा उत्तर दे रहे। कार्य विनाशो ही द्विधा। अब ये आपको पूरा याद रखता है इसको, ठीक है ना, चीज को। हाँ, कार्य विनाशो ही द्विधा कश्चित् उपादानेन सह कश्चित् विद्यमाने एवं उपादाने आद्योपाद द्वितीयस्तु निवृत्ति ही। कार्य का नाश दो प्रकार का होता है। कार्य नाश भी द्विधा, कार्य का नाश जो होता है दो प्रकार। अब इसको पक्का याद रखता है, मैं कल पूरा पूछूंगा। कार्य विनाश भी द्विधा कश्चित् उपादानेन सह कश्चित् विद्यमाने एवं उपादान। सीधी है, किसी कार्य का जो नाश होता, कश्चित कहीं पर कार्य का नाश उपादान के सहित होता है। कश्चित माने कहीं पर कार्य का नाश उपादान के साथ होता है, और कहीं पर उपादान के विद्यमान रहने पर कार्य का नाश होता है। तो दो प्रकार का कार्य का नाश समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपका रस्सी में सर्प दिखाई दिया, रस्सी में जब सर्प दिखाई देता है तो सर्प का जो परिणामी उपादान कारण कौन था? परिणामी उपादान कारण अविद्या थी। अविद्या का परिणाम क्या है? सर्प है। सर्प है कि नहीं? सर्प। जब आपको इयम सुक्ति ज्ञान होता है, सर्प का कह रहा हूँ ना, तो इयम रज्जु ये जब ज्ञान होता है तब जब कार्य का नाश होता है, सर्प का जब वहाँ नाश होता है तो उपादान वहाँ रहती है, अविद्या रहती है।
अविद्या का विनाश हो जाता है। अविद्या रहती है, नहीं रहती ना। तो सर्प का उपादान भूत जो अविद्या है, अविद्या के सहित वहाँ पर कार्य जो सर्प है उसका नाश होता है कि नहीं? ठीक है ना। सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है उसका परिणाम क्या है? अविद्या। अविद्या। सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का परिणाम है सर्प, उपादान अविद्या है। ठीक है। चैतन्य क्या है? सर्प कहाँ अध्यस्त है आपका? चैतन्य। सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, अरे अध्यस्त कहाँ होगा? चैतन्य में अध्यस्त होगा ना। अच्छा, यहाँ पर रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में, सॉरी। हाँ ठीक ठीक, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य यहाँ पर, सुक्ति रज्जु इधर उधर होता है। तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है वो, ठीक है ना। जब रज्जु का ज्ञान हो गया आपको, जिस समय रज्जु विषय का ज्ञान था, रज्जु के ज्ञान के कारण वहाँ सर्प हुआ था, तो रज्जु विषय ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाएगा, इयम रज्जु ये ज्ञान हो गया आपको। तो वो अविद्या के सहित वो सर्प की निवृत्ति होती कि नहीं? है क्या ना। यम सुक्ति ज्ञान होता है तो सर्प की निवृत्ति है ना। यम रज्जु ये ज्ञान हो गया आपको, तो क्या होता है? उपादान नाश होता है। ठीक है ना। सर्प का नाश जब होता है तो उपादान के सहित उसका नाश होता है, तो होता है कि नहीं? देखा है ना, उपादान उसकी अविद्या है, तो ये जो कार्य का नाश है ये एक कार्य, ठीक है ना। कसित उपादान है, उपादान के सहित कार्य था। उपादान सर्प की उपादान जो अविद्या है, उस अविद्या के सहित सर्प का नाश हो गया, नाश हो गया कि नहीं? तो ये जो सर्प का नाश है, ठीक है ना, ये एक पहला नाश हो गया। कसित उपादान और कसित विद्यमान है उपादान। कभी कभी क्या होता है, उपादान का विद्यमान रहता है परंतु कार्य का नाश होता है। उपादान विद्यमान है, जैसे देखिए घट ही देख लीजिए, घट का ही उदाहरण लीजिए। यहाँ घट विद्यमान है, ठीक है ना। घट क्या है आपका? सॉरी, घट का नाश, घट को आपने फोड़ दिया, क्या कर दिया? मार दिया, कोई लाठी मार दी तो घट फूट जाता है, तो घट का नाश हो गया। परंतु उसकी कारण जो है उपादान, मूर्तिका का नाश हो गया वहाँ नहीं। तो उपादान के विद्यमान होकर जो कार्य का नाश होता है कि नहीं? उपादान है वहाँ, ये दूसरा हो गया। पहले में पहला वाला जो उपादान के सहित, उसमें तंतु, पट और तंतु का उदाहरण अच्छा रहेगा उसमें। जैसे देखिए तंतु का नाश हो गया, तंतु का नाश होने पर पट का भी नाश हो गया, दोनों का। तो उपादान के सहित कार्य का नाश हो गया, वो भी उदाहरण अच्छा है वहाँ, ठीक है। उसको समझिए वहाँ तंतु का नाश होने पर तंतु जल गए तो पट का नाश हो गया, तो उपादान के सहित कार्य का नाश हो गया कि नहीं? ये हो गया। और दूसरा देख लीजिए, उसी तंतु में हटाइए, तंतु का संयोग नष्ट हो गया तो क्या होता है? तंतु का संयोग, पट का नाश होता है। तंतु का नाश होता है क्या? नहीं होता है ना, तंतु का नाश नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है? उपादान की कार्य का नाश, समझ गए? तो कसित कार्य विनाश हुई, कार्य का नाश दो प्रकार से होता है, कसित उपादान से कसित विद्यमान उपादान। इतना समझ में पंक्ति लग गई। उपादान कभी क्या होता है? उपादान के सहित कार्य का नाश होता है, कभी उपादान के रहते हुए कार्य का नाश होता है। तो पहले को क्या कहेंगे? बाद, आद्यो बाद। उपादान के सहित कार्य का जो नाश है उसको क्या कहेंगे? बाद कहेंगे। क्या कहेंगे? और द्वितीय उपादान के विद्यमान रहते कार्य का जो नाश है, द्वितीय वो क्या है? निवृत्ति। उपादान के रहते हुए जो कार्य का नाश है उसको कहेंगे निवृत्ति। बाद में है ना, दूसरा वाला। पहला क्या है? बाद है, उपादान के सहित कार्य का नाश बाद, उपादान के रहते हुए कार्य का नाश निवृत्ति है। ऐसे बोला करिए फटाफट, ठीक है। तो आगे नहीं समझ में? आद्यो बाद, बाद माने मिथ्यात्व। यहाँ पर सर्प है ही नहीं है, त्रिका, यही बात है, ठीक है। तो उपादान के साथ कार्य सहित जो कार्य का नाश हो गया वो बाद है कि नहीं? बाद क्या है? मिथ्यात्व निश्चय। बाद क्या है? बाद माने मिथ्यात्व निश्चय। यहाँ सर्प है ही नहीं, यहाँ शुक्र रजत है ही नहीं, इस पदार्थ का मिथ्यात्व निश्चय, यही बात है। तो ये हो गया ना, आद्यो बाद, द्वितीयस्तु निवृत्ति। समझ आई बात? हाँ, पट संयोग में, तंतु संयोग नाश हो जाएगा तो पट का विनाश हो जाएगा। इसके लिए मिथ्या तो बुद्धि ने बाद नहीं हुआ, वहाँ नहीं, वहाँ तो दृष्टांत के लिए समझा मैंने। हाँ सही किया आपने। वहाँ पर दृष्टांत वो जो ऊपर कहा मैंने, कसित उपादान है कार्य विनाश, कसित विद्यमान है।
तो वो दृष्टांत के लिए आपको उदाहरण समझाया, समझा। उदाहरण था। अब उदाहरण में सभी साम्यता नहीं रहती, समझे बात, उदाहरण से भी सभी दृष्टि में साम्य नहीं रहता, तो उदाहरण बताया था। अभी दृष्टांत में उसको घटाएंगे, बात कैसे है, कचित उपादान सह कचित विद्यमान उपादान सह, प्रथम बाद है, प्रथम निवृत्ति है, ठीक है ना। द्वितीयस्तु निवृत्ति, आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। पहला जो है क्या है, आद्य माने कौन है, आद्य बात का कारण क्या है, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। क्या है, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। तेन बिना उपादान भूताया अविद्याया अनिवृत्ते है, उसके बिना माने अधिष्ठान साक्षात्कार के बिना उसकी उपादान जो अविद्या है उसकी निवृत्ति नहीं होती। इसलिए आद्य का कारण क्या है, जो बाद में रज्जु सर्प है, रज्जु में जो सर्प है, उस सर्प का जो बाद होता है, उसका उस रज्जु में सर्प का बाद मिथ्यात्व निश्चय कब होगा आपको, जब अधिष्ठान साक्षात्कार होगा, अधिष्ठान रज्जु का साक्षात्कार, रज्जु का ज्ञान होगा, तभी क्या होगा आपको, बाद होगा। क्यों, अधिष्ठान साक्षात्कार से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। जब तक अधिष्ठान साक्षात्कार नहीं होगा तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं। जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक सर्प का बाद होगा आपका, सर्प का बाद नहीं होगा, क्योंकि अविद्या का परिणाम सर्प है। अविद्या जब तक रहेगी तब तक सर्प रहेगा, ठीक है ना। अविद्या का नाश कब होगा, जब अधिष्ठान का साक्षात्कार होगा, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, सर्प की अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाएगा तो अविद्या का निवृत्ति हो जाएगी और सर्प का वहाँ बाद हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो सर्प का जो बाद है उसके प्रति हेतु कौन हो गया, हाँ, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। आद्य से कारण माने आद्य जो बाद हो गया, रज्जु में सर्प का जो बाद होता है, ठीक है ना, कार्य का विनाश, जो दूसरा जो कार्य का नाश, जो उपादान के सहित कार्य का जो नाश है, बाद है, उसका हेतु, वो बाद कब होता है, उसका हेतु कौन है, रज्जु में सर्प का बाद होता है, तो उस बाद के प्रति कारण कौन है, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। क्योंकि अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक सर्प का बाद नहीं होगा। इसलिए उस बात के प्रति हेतु कौन बना आपका, कहाँ ध्यान है, अधिष्ठान का साक्षात्कार ही हेतु है अविद्या की निवृत्ति में। बात के प्रति कह रहे हैं तत्व अधिष्ठान तत्व, बात के प्रति हेतु कौन है, अधिष्ठान का साक्षात्कार, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। वो अविद्या की निवृत्ति अधिष्ठान के साक्षात्कार से ही होती, वो कुछ वो नहीं। मैंने बस इतना पूछा है कि बात के प्रति हेतु कौन है, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। तो बात का व्याख्यान है अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार, ठीक है ना, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार, यही क्या है, हेतु है। तो मैंने बाद में एक व्याख्यान किया, क्योंकि अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार से ही अविद्या की निवृत्ति होती है, और जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती तब तक सर्प की निवृत्ति नहीं होती, और अविद्या की निवृत्ति किससे होगी, अधिष्ठान से, ठीक है ना। इसलिए बात के प्रति मुख्य हेतु कौन है आपका, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार, ठीक है। आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार, तेन बिना उपादान भूताया अविद्याया अनिवृत्ते है। उसके बिना माने अधिष्ठान साक्षात्कार के बिना अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, और अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तो निवृत्ति नहीं, बाद नहीं होगा, वही निवृत्ति बाद, कोई निवृत्ति कोई बात कहना है, और निवृत्ति तो दूसरा है अभी तो इस समय, ठीक है, प्रसंग प्राप्त निवृत्ति यहाँ पर निवृत्ति का कार्य का नाश लेना, कार्य का बाद नहीं होता है, ऐसे समझना। निवृत्ति लिखा है ना ग्रंथ में, अनिवृत्ति माने निवृत्ति नहीं होती, नाश नहीं होता है, क्या समझना, नाश नहीं होता है, ठीक है। अविद्या के बिना अथवा बात समझो आप, ठीक है, बाद के बिना अविद्या का नाश नहीं होता है, हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार के बिना, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार के बिना उपादान, उसका कार्य की उपादान भूता जो अविद्या है उसका बाद निवृत्ति नहीं होती, नाश नहीं होता है, अविद्या का नाश नहीं होता है, नाश बात समझना, अविद्या का नाश नहीं होता है। अविद्या के नाश की बात करें, कार्य के नाश की बात नहीं करें तो निवृत्ति नहीं होती, अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, अविद्या का नाश नहीं होता है, ठीक है, बात समझ, निवृत्ति का नहीं होगा तो कार्य बाद भी नहीं होगा, ठीक, न अविद्या या अनिवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी आपकी, ठीक है ना।
बात समझे? जी समझे। द्वितीय विरोधी वृत्ति उत्पत्ति दोष निवृत्ति से द्वितीय जो है निवृत्ति का कारण क्या है? तो विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति और दोष की निवृत्ति। ये क्या है? द्वितीय जो क्या है आपकी निवृत्ति। द्वितीय जो कार्य का नाश निवृत्ति बताया उसका कारण क्या है? विरोधी वृत्ति उत्पत्ति और दोष की निवृत्ति। अब समझाएगी? जैसे अयम घट ये ज्ञान होगा आपको। क्या ज्ञान होगा? दृष्टांत समझा रहा हूँ। अयम घट ये ज्ञान हो गया। अयम घट इस ज्ञान का उपादान कारण कौन है? अंतकरण है। अंतकरण है ना। अविद्या के द्वारा अंतकरण के द्वारा अविद्या होगी। अंतकरण का ही परिणाम है ना। अंतकरण इसका उपादान है ना। अरे अंतकरण की तो वृत्ति हो रही है। अंतकरण की तो वृत्ति कहाँ परिणाम? अंतकरण में हो रहा है। ये बात समझा की जाए, ठीक है ना। अंतकरण के द्वारा अविद्या परिणाम कुछ नहीं मत बोलो, बस अंतकरण की वृत्ति अंतकरण का कार्य है वो। या वृत्ति अयम घट इत्याकार जो वृत्ति है किसका परिणाम है? तो उसका उपादान कौन होगा? ठीक है। तो देखिए अयम घट ये ज्ञान हो गया और उसके बाद क्या होता है? तुरंत अयम पट ये ज्ञान हो गया। अयम पट है अयम घट इस वृत्ति की विरुद्ध है कि नहीं? अयम पट है अयम घट इस वृत्ति जो ज्ञान है ज्ञान उसकी विरोधी वृत्ति कौन है? तो वो वृत्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्रथम जो अयम पट ज्ञान है उसकी क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी। तो वो जो निवृत्ति हो गई उसके प्रति हेतु क्या हो जाए? विरोधी वृत्ति उत्पत्ति होगा कि नहीं? तो वहां पर जो है ज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान का बाद नहीं होता है। अयम घट ज्ञान की निवृत्ति मात्र होती है। उपादान तो वहाँ रहता है ना। उपादान के रहते हुए कार्य की निवृत्ति, उपादान के रहते हुए कार्य की निवृत्ति होती है। इसलिए वो क्या है? और कार्य का जो नाश होता है वो निवृत्ति है। तो निवृत्ति हो रही है तो इसलिए ये उदाहरण यहाँ बैठता है, ठीक है ना। तो अयम घट ज्ञान हो गया। अयम घट ज्ञान की विरोधी वृत्ति जब उत्पन्न हो गई जाएगी तब अयम घट ये क्या? अयम घट इसका क्या हो जाएगा ना? अयम घट इस ज्ञान का नाश हो जाएगा। वही क्या है? निवृत्ति। उसके प्रतिकारण कौन हो गया? अयम घट ये जो नाश हो गया, ये जो निवृत्ति है अयम घट ये जो निवृत्ति है, ठीक है ना। द्वितीय जो कार्य का नाश है निवृत्ति है उसका हेतु कौन बन गया? पटाकार विरोधी वृत्ति। ठीक है, बात समझे? विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। अयम पट ज्ञान और दोष की निवृत्ति। जो भी दोष आते हैं, ठीक है ना। अब यह स्वप्न के बारे में कहेंगे। दोष निवृत्ति अब विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति और दोषों की निवृत्ति वही क्या है? निवृत्ति के प्रतिकारण है। द्वितीय जो कार्य का नाश जो निवृत्ति है उसके प्रतिकारण क्या है? विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति और दोष की निवृत्ति। ठीक, हाँ। अब देखिए तद यह ब्रह्म साक्षात्कार अभाव तद यह माने तस्मात् माने ये दो प्रकार के कार्य का नाश मान लिया, इसलिए यहाँ पर कहाँ पर? जागृत में कहाँ? तस्मात् माने तस्मात् का अर्थ करना ये दो प्रकार के नाश मान है, इसलिए क्या होगा? ये हमारे जागृत अवस्थायाम ब्रह्म साक्षात्कार अभावात। वहाँ पर क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है। जैसे स्वप्न से जागृत में जैसे आते आप वहाँ पर जागरण अवस्था में क्या होता है? आपका ब्रह्म साक्षात्कार होता है? नहीं होता है। तद यह ब्रह्म साक्षात्कार अभावात स्वप्न प्रपंचो बाधिष्ट। स्वप्न प्रपंच का बाद मत हो, पर उसकी निवृत्ति तो हो जाएगी ना। स्वप्न प्रपंच का बाद मत हो। कार्य का नाश दो प्रकार का माना है ना हमने। उपादान के सहित कार्य का नाश, उपादान के रहते हुए कार्य का नाश, दोनों माना। तो अविद्या रहने दीजिए ना। अब जो माया है अविद्या है वो क्या है? उसका अविद्या का ही परिणाम है, ठीक है ना। अविद्या के रहते हुए भी क्या होता है? कार्य का नाश हो जाएगा। ब्रह्म का साक्षात्कार न होने पर भी नहीं होगा तो अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तो बाधा नहीं होगा, ये कार्य का नाश नहीं होगा। ये कह रहा था, यही तो कह रहा था। तो यही कहा कि जागृत काल में ब्रह्म साक्षात्कार का अभाव होने पर भी वहाँ पर स्वप्न प्रपंचो मावादी से स्वप्न प्रपंच का बाद मत हो।
कार्य का जो प्रथम नाश है, बाद रूप जो नाश है, उपादान के सहित जो कार्य का नाश है, वो मत हो, बाद मत हो कार्य का। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? स्वप्न प्रपंच माँ बाधिष्ट, स्वप्न प्रपंच का बाद मत हो, परंतु उसका निवृत्ति तो निवृत्ति कार्य का नाश दो प्रकार का बताया हमने, बाद और ये निवृत्ति। तो कार्य का स्वप्न आदि कार्य जो है, स्वप्न गजादि जो कार्य है, उसका बाद मत हो जागृत में, उसकी जागृत में निवृत्ति तो हो जाएगी। उसकी विरोधी वृत्ति कौन सी? अब बात की बताएंगे, ठीक है ना? तो स्वप्न प्रपंचो माँ बाधिष्ट, स्वप्न प्रपंच का बाद मत हो, ठीक बात समझे? मुसल प्रहारेण घटादिव, ठीक है ना? विरोधी प्रत्यांतर उदयन स्वजन की भूत निद्रा दोषेन वा गजादि निवृत्तो को विरोध, लिखा कि नहीं? देखिए क्या कह रहे हैं, मुसल प्रहारेण घटादि, जैसे मुसल का प्रहार घटादि में करेंगे तो क्या होता है, घटादि का निवृत्ति होती है, नाश होता है। तो वो क्या है, निवृत्ति घट की, क्योंकि उपादान के सहित कार्य की निवृत्ति, उपादान के रहते हुए कार्य की निवृत्ति हो रही, ठीक है ना? तो क्या है, वो घटादि की वह क्या है, निवृत्ति है, बाद नहीं है। ये बात नहीं। अरे घट में मुसल का प्रहार कर दिया, घट नाश हो गया, घट का कार्य का नाश हो गया, तो ये कार्य का नाश क्या है, वो निवृत्ति है, वो निवृत्ति। वही कह रहे जैसे घटादि में, जैसे मुसल प्रहार से घटादि की निवृत्ति होती है, मुसल प्रहार घटादि की क्या होता है, नाश होता है। तो वो निवृत्ति, जैसी निवृत्ति होती है, जैसे नाश होता है निवृत्ति होती है उसकी, उसी प्रकार जैसे, ठीक है ना, उसी प्रकार विरोधी प्रत्ययांतर उदयेन और स्वजन की भूत निद्रादि दोष नाशेन वा गजादि निवृत्तो को विरुद्ध। अब ये गजा स्वप्न गजादि की जो निवृत्ति है, वो निवृत्ति, वो जो गजादि का नाश है, कार्य का जो नाश है, जो निवृत्ति रूप नाश तो हो ही जाएगा, यही कहना। तो गजादि का जो नाश है वो हो जाएगा, कब कैसे हो जाएगा, कहें तो स्व विरोधी प्रत्यांतर उदयन, ठीक है ना, विरोधी प्रत्यय की उत्पत्ति और दोष की निवृत्ति, ये निवृत्ति के प्रति जो दूसरा कार्य का नाश निवृत्ति के प्रति कारण माना था, तो विरोधी वृत्ति उत्पत्ति। अब स्वप्न अवस्था है, उस स्वप्न की विरोधी वृत्ति कौन है, जागृत वृत्ति है। स्वप्न की विरोधी जो वृत्ति है, स्वप्न जागृत भी वृत्ति कहा जाता है, स्वप्नों को भी वृत्ति कहा जाता है, वृत्ति शब्द से व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना? तो स्वप्न की विरोधी वृत्ति कौन है, जागृत। स्वप्न वृत्ति, स्वप्न की जो वृत्ति, स्वप्नात्मक जो वृत्ति है, उसकी विरोधी वृत्ति कौन है, आपकी जागृत वृत्ति है। वो जागृत वृत्ति हो जाने पर क्या हो जाएगा, विरोधी वृत्ति हो जाएगी, विरोधी वृत्ति स्वप्नात्मक स्वप्न रूप जो वृत्ति है, स्वप्न जो है उसकी विरोधी वृत्ति जागृत वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, स्वप्न का नाश हो जाएगा, स्वप्न का नाश हो जाएगा कि नहीं, निवृत्ति रूप नाश हो जाएगा कि नहीं? तो स्वप्नस्थ जो गजादि है वो यहाँ दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे। अथवा कह रहे हैं, अथवा दूसरा गजादि क्या है, ठीक, मुसल प्राण घटक विरोधी प्रत्यांतर उदयन, ये तो एक हो गया। और स्वजन की भूत निद्रादि दोष निषेध, स्वप्न जन की, हाँ तो चलो कोई बात नहीं, स्वजन की स्वप्न जन की भूत कोई दिक्कत नहीं, स्व से स्वप्न लेंगे यहाँ, ठीक है। स्वजन की भूत निद्रादि दोष नाशेन वा गजादि निवृत्तो को विरोध, ठीक है ना। स्वजन की भूत निद्रादि दोष, स्वजन की भूत माने स्वप्न का जन की भूत जो निद्रा दोष है, स्वप्न का जन कौन है, जब निद्रा आती तब सब, स्वजन की भूत निद्रादि दोष हो गए ना, स्व विरोधी उत्पत्ति और दोष की निवृत्ति क्या है, कार्यनाश, जो निवृत्ति रूप कार्यनाश उसके प्रति कारण होता है। तो स्वजन की भूत, स्वप्न की जन की भूत जो निद्रा दोष है, ठीक है, उसका नाश होने पर क्या हो जाएगा, स्वप्न की निवृत्ति हो जाएगी, गजादि की निवृत्ति हो जाएगी। स्वप्न का जन की भूत जो दोष है, निद्रा आदि दोष है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी, तो स्वप्न की निवृत्ति हो जाएगी, स्वप्न पदार्थ की निवृत्ति हो जाएगी, ठीक है, बात समझे। ये जो स्वप्न वृत्ति है, इसे कौन सा कारण मानेंगे, उनके प्रति निमित्त हो जाएंगे, निमित्त कारण मानेंगे। अरे जो गजादि है स्वप्न, उनके प्रति स्वप्न जो, हाँ निमित्त कारण मानेंगे, ठीक है, निमित्त कारण हो जाएगी, ठीक है ना। तो विरोधी वृत्ति उत्पत्ति, स्वप्न के प्रति वो निमित्त हो जाएगा, उपादान कौन हो जाएगी, उपादान चैतन्य, जहाँ पे अंतकरण अंतकरण अथवा माया मान लीजिए, कोई माया मान रहे, कोई अंतकरण माया मान, उपादान कारण, चैतन्य तो विवर्त उपादान कारण बनेगा वहाँ,
चैतन्य क्या बनेगा? विवर्त। विवर्त। वो ब्रह्म हमेशा विवर्त ही होता है, वो विवर्त परिणाम होता है। वगैरह उसके यहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है ना, बात समझ में आई? जी तो ये क्या कह रहे हैं? स्वप्न जनकीभूत निद्रादि दोष नाश। स्वप्न का जनकीभूत कौन है? निद्रा दोष। निद्रा दोष का नाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वप्न का नाश हो जाएगा। स्वप्न का नाश हो जाएगा। स्वप्न का क्या होगा? नाश। हाँ, नाश हो गया ना। जी। तो नाश हो गया, निवृत्ति हो गई। जी तो हो गए क्या नहीं? जब आप जागृत में उनका अनुवर्तन होगा फिर नहीं होगा। ठीक, यही बात करें। स्वप्न प्रपंचो मूसल प्राणेन घटादि विरोधी प्रत्यांतर उदयन स्वप्न जनकीभूत निद्रादि दोष नाशन। स्वप्न का जनकीभूत निद्रादि दोष के नाश से अथवा गजादि की निवृत्ति से को विरोध कार्य जो स्वप्न है उसके नाश को विरोध, उसके नाश में क्या विरोध है? कहीं ऐसा कोई विरोध नहीं। स्वप्न की गजादि है उसकी निवृत्ति में क्या विरोध है? कहीं उसकी निवृत्ति हो जाएगी, है ना। जी ब्रह्म साक्षात्कार भले ही न हो, परंतु निद्रादि जो दोष। कार्य का नाश दो प्रकार का मान ला, निवृत्ति रूप नाश तो हो जाता है जी, हो उसका। जाएगा। निद्रादि दोष की निवृत्ति अथवा विरोधी प्रत्यांतर का उदय हो जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा? निवृत्ति तो स्वप्नादि की निवृत्ति तो हो जाएगी, भले ही उसका बाद न हो जाए, जी। परंतु कार्य का नाश हो जाएगा, इसलिए उनका स्वप्न में अनुवर्तन नहीं होगा। ये उत्तर दे दिया। जी ये वो वाला उदाहरण दे दिए, दोष निवृत्ति वाला भाई। उसमें का दो कारण पड़ता है निवृत्ति में। एक तो स्वविरोधी उत्पत्ति, स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति एक कारण बताए, तो दोनों भी कारण है ना, क्या और दिक्कत दोष है? निवृत्ति। तो ये दोष वाला ये मान दोष दोनों भी आ जाएंगे ना। दोष निद्रादि दोष है, दोष से जन्य है, जी। ठीक है ना। और विरोधी वृत्ति भी है। स्वप्न की विरोधी वृत्ति कौन है? जागृत वृत्ति। जागृत हो जाएगा। विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति हो गई है जी। और स्वप्न स्वप्न जगत का हो में जाएगा। विरोधी हो जाएगा। जी। एक भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, जी, ठीक दोनों है ठीक है। तो दोनों मान रहे, ठीक है ना। जी। कहीं कहीं ऐसा प्रसंग दोनों हाँ, जगह बात मानने सही का है। आ जाता है जी। जहाँ पर आवश्यकता है, इसलिए दोनों दे दिए। जी विरोधी उत्पत्ति वो भी उत्पत्ति हो गई जागृत और गजादि का निवृत्ति भी। ठीक है ना। इसमें दोनों हैं, अब- कहीं कहीं अब अलग अलग देखो। भी मिलते होंगे। अब देखो, जैसे अब मैंने पहले बताया ज्ञान की जो निवृत्ति हो रही, जी जी ज्ञान की निवृत्ति के प्रति आपको वहाँ दोष तो कोई नहीं होता है ना। ना वहाँ पर विरोधी वृत्ति दोष रहती है। विरोधी वृत्ति ही रहती है वहाँ, इसलिए वो दो अलग अलग बताए। विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति और दोष की निवृत्ति, दो विकल्प कर दिया ना। विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति हो अथवा दोष की निवृत्ति जहाँ हो, वहाँ पर क्या कार्य का जो ना वो क्या किसके प्रति है? तो है निवृत्ति प्रयोजक। प्रयोजन है, ठीक है। बात समझ में? जी एवं च सुक्तिरूप्यस्य सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ तुलाविद्या कार्यत्व पक्षे सुक्तिरिति ज्ञानेन तदाज्ञानेन सह रजतस्य बाध मूलाविद्या कार्यत्व पक्षे तु मूलाविद्याया ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया सुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया तत्र सुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्रम मुद्गर प्रहारेण घटस्यैव। ठीक है, तो देखिए क्या कहना चाहते हैं। एवं से अब कोई शंका कर रहा था कि आपके मत में फिर सुक्ति में जो रजत प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना, वो रजत का बाद होता है क्या निवृत्ति होती है? आपके मत रजत का तो बाद होता है। बाद होता है क्या निवृत्ति होती है? ये प्रश्न आ रहा है। अच्छा, प्रश्न है। प्रश्न आ रहा है, इसका प्रश्न है क्या? जी तो इसका बाद भी एक पक्ष है, निवृत्ति भी एक पक्ष है, ठीक है ना। जी तो कुछ लोग जो है तुलाविद्या मानते हैं, तुलाविद्या भी करके एक अविद्या है ऐसा मानते हैं। अविद्या दो प्रकार की, तुलाविद्या मूलाविद्या। पंचपादी का कार्य जो है वो क्या मानते हैं? तुलाविद्या, ठीक है, क्या मानते हैं? तुलाविद्या का मानते हैं, ठीक। जी। तुलाविद्या होती है सामान्य रूप से समझे विशिष्ट चैतन्य में जो अविद्या है, विशिष्ट चैतन्य के आश्रित विशिष्ट चैतन्य को विषय करके वाली जो ये विद्या अविद्या उसको तुलाविद्या, जी और शुद्ध चैतन्य को शुद्ध चैतन्य में आश्रित और शुद्ध चैतन्य को विषय करने वाली जो अविद्या है उसको मूलाविद्या, ठीक है ना। जी। शुद्ध चैतन्य में आश्रित उसको विषय करने वाले जी जो अविद्या मूलाविद्या, जी। और विशिष्ट चैतन्य में आश्रित और उसको विषय करने वाली जो अविद्या है वो क्या है? वो ये तुलाविद्या। नहीं कह सकते अवच्छिन्न चैतन्य को विषय करते हैं। हाँ, घटादि अवच्छिन्न अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य आदि को विषय करते विषय करने वाले और उसका आश्रय करने वाले जो अविद्या है। विशिष्ट क्या है? वही विशिष्ट चैतन्य क्या है? अंतकरण अवच्छिन्न, यही तो विशिष्ट है, ठीक है। उसका हमने छोटा सा एक लक्षण, आवरण शक्तिमति ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान नाश्या सोपाधिक चिदाश्रया तद विषया तुला विद्या।
ऐसा लक्षण। आवरण शक्ति, आवरण शक्ति, आवरण विक्षेप शक्तिमती, ब्रह्म ज्ञान नाश्या, ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, रुकिए हाँ ब्रह्म ज्ञानान्य ज्ञान नाश्या, ब्रह्म ज्ञानान्य ज्ञान नाश्या, ठीक। नास्या, सोपाधिक चिदाश्रया, सोपाधिक चिदाश्रया तद विषया, तद विषया तुला विद्या, तद अभिषय तद विषया, तद भिन्न मूल विद्या। तद विषया विद्या तुला विद्या, तद विषया तुला विद्या, इतना ही लिखिए। मूला विद्या तो जानते हैं आप, अनादि भाव सती ज्ञान निवर्त्यत्व अज्ञान से लक्षण, अनादि भाव रूपा ज्ञान निवर्त्या तो जानते हैं। आवरण विक्षेप शक्तिमती जोड़ दीजिए उसमें भी, आवरण विक्षेप शक्तिमती, ब्रह्म ज्ञान नाश्या, ठीक है ना, शुद्ध चैतन्य आश्रया तद विषया, ठीक है ना, अनादि भाव रूपा विद्या मूला विद्या, उसको लक्षण को बनाइए, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, आवरण विक्षेप शक्तिमती, ये तुला विद्या क्या है, पहले तो बताया कि सोपाधिक चिदास, सोपाधिक माने अवच्छिन्न चैतन्य में रहने वाली, ठीक, विशिष्ट चैतन्य में रहने वाली जो अविद्या है, ठीक है ना, विशिष्ट चैतन्य में रहने वाली जो अविद्या है वो क्या है, आवरण और विक्षेप शक्ति वाली भी है वो, ठीक है। और ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान से नाश्य भी है कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान से नाश्य नहीं है ना वो, अन्य जो सुक्ति ज्ञान से भी नाश्य है। अब देखिए सुक्ति विशेष जो अज्ञान है, सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य को विषय करने वाला, सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में रहने वाला जो अज्ञान है आपका, तुला विद्या कह रहे जिसको, वो जो अज्ञान है वो अज्ञान ब्रह्म ज्ञान से नाश्य है कि अन्य ज्ञान से भी नाश्य है, अन्य ज्ञान से भी नाश। ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान नाश्य होगा कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान नाश्य होगी कि नहीं वो अविद्या। अरे सुक्ति में जो सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का नाश किससे होता है, यम सुक्ति ज्ञान से नहीं होता है क्या, तो ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान नाश होगा कि नहीं, ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान होगा, इदम सुक्ति, यम सुक्ति ही ये ज्ञान होगा, उससे क्या होगा, नाश। नाश होगा कि नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान नाश हो गई। आवरण विक्षेप शक्ति, आवरण भी करती है चैतन्य, मतलब वो विक्षेप भी करती है, सुक्ति का, ठीक है ना, और सर्प भी पैदा कर रहे हैं, आवरण विक्षेप शक्ति वाली भी हो गई, ठीक, और ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान नाश्य भी होगी। और सोपाधिक चिदाश्रय माने उपाधि से युक्त, माने सुक्ति आदि उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य में रह गए, तो सोपाधिक है, चिदाश्रय चैतन्य में आश्रय आश्रित है, और तद विषय उसी चैतन्य को आश्रय कर रही कि नहीं, विषय कर रही कि नहीं, विषय कर रही। समझ में आ रही बात, हाँ, जिसको तुला विद्या कहते हैं, तुला विद्या समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो आप आगे समझिए। अब देखिए उसने प्रश्न किया था कि जो सुक्ति में प्रतीत होने वाला रजत है, रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प है, वो क्या उनका वो जो कार्य का उनका बाद होता है अथवा वो उनकी निवृत्ति होती है, ये प्रश्न किया था। तब आप कहेंगे जब तुला विद्या का उसको कार्य मानेंगे तो उसका बाद होगा, सुक्ति रजत का क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा। यदि मूल अविद्या का कार्य होने मानेंगे तो उसकी क्या निवृत्ति है, ये इतना बता रहे हैं, ठीक है ना। एवं च सुक्ति रूप्यस्य सुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या कार्य तो पक्षे सुक्तिरिति ज्ञानेन तदा ज्ञानेन सह रजतस्य बाधा, ठीक है ना। सुक्ति रूप्यस्य, सुक्ति रूप्य का सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या कार्य, ठीक है, सुक्ति रूप्य को सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या का कार्य मानेंगे, बात समझे ना। सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है वो क्या है, तुला विद्या है, तुला विद्या, तुला विद्या का कार्य यदि किसको मानोगे, रजत, सुक्ति रूप्य को, रजत को, सुक्ति रूप्य में सुक्ति में प्रतीत होने वाला रूप्य, ठीक है ना। सुक्ति रूप्य से, सुक्ति रूप्य को माने रजत को, ये समझे, नहीं समझ रहे तो सुक्ति रूप्य कहिए, रजत कहिए, सुक्ति में, सुक्ति रूप्य का अर्थ सुक्ति में प्रतीत होने वाला रूप्य रजत, सुक्ति रूप्य का अर्थ क्या होता है, सुक्ति में प्रतीत होने वाला रजत, इसको सुक्ति रूप्य कहते हैं, समझे, ये शब्द समझा कीजिए। सुक्ति रूप्य, जो सुक्ति रूप्य है उसका सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, उसको यदि सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य तुला विद्या कार्य, तो यदि तुला विद्या का कार्य मानोगे उसको, ठीक है, कार्य तो पक्षे सुक्ति रीति ज्ञान है, जब आपको सुक्ति में रजत की प्रतीति हो गई सुक्ति रूप्य की, उसका कार्य, कारण कौन माना आपने, तुला विद्या कारण मान लिया। जब आपको
यम सुक्ति ये ज्ञान होता है। जी। तो क्या होता है? उसकी निवृत्ति सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या तुला विद्या की निवृत्ति होगी कि नहीं? सर्प की भी निवृत्ति हो गई कि नहीं? हाँ, तो कारण के उपादान के सहित सहित कार्य का नाश हो गया। हो जाएगा जी। हाँ, हो गया ना? जी। उपादान के सहित कार्य का नाश हो जाएगा, जी। नाश हो जाएगा। जी। तो तब उसका क्या हो जाएगा? तब वो सर्प का बाद हो बाद हो जाएगा। जाएगा। तो तब वो जो कार्य का नाश है वो बाद। तो रजत तब बाद कहलाएगा। रजत का वहाँ बाद बात हो में। जाएगी। ठीक है ना? बात समझ में? जी जी। सुक्ति रूप्यस्य सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या कार्य पक्षे सुक्ति रीति ज्ञान है। सुक्ति यम सुक्ति इस ज्ञान से तदाज्ञान सह माने सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय जो आज्ञान है तो सुक्ति में सुक्ति विषय का आज्ञान है ना। सुक्ति विषय जो आज्ञान है उस आज्ञान के सहित रजत का क्या होता है? बाद बात हो होता है। जाएगा। ठीक है ना? उसने कहा था ना प्रातिभाषिक स्थल में रजत आदि का बाद होता है क्या निवृत्ति होती है? तो कहाँ तुला विद्या का कार्य माना? बाद हो जाएगा। क्योंकि सुक्ति इस ज्ञान से सुक्ति विषय के ज्ञान के सहित क्या हो रही है? उपादान की निवृत्ति। सुक्ति विषय ज्ञान सुक्ति विषय अज्ञान के सहित कार्य जो क्या है रजत है उसकी निवृत्ति हो रही कि नहीं? हो रही है। सुक्ति विषय का अज्ञान ज्ञान के से सहित सहित जो जो कार्य है रजत, उसका निवृत्ति हो रही है। इसलिए वो क्या है? बाद बात हो गई वो। सुक्ति है ना, ये लिखा है ना जी। सुक्ति रीति ज्ञान है ना तदाज्ञान स मैंने तदाज्ञान स सुक्ति में जो सुक्ति रूप में जो ज्ञान विद्या सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य सुक्ति तदाज्ञान है सुक्ति विषय अज्ञान जी। सुक्ति आश्रित अज्ञान सुक्ति अवच्छिन्न सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा अज्ञान ऐसा बोलो। तो सुक्ति विषय का ज्ञान इतना भी बोल सकते कोई दिक्कत नहीं। सुक्ति विषय का ज्ञान इतना ही बोलिए। सुक्ति रीति ज्ञान है ना केवल इतना ही लगता है। सुक्ति रीति ज्ञान है सुक्ति ज्ञान हो गया आपको तद अज्ञान है। सुक्ति का अज्ञान के सहित कार्य का नाश हो रहा है कि नहीं? उपादान के सहित कार्य का नाश हो रहा है कि नहीं? इसलिए इस उपाद क्या? तो अविद्या तुला विद्या कार्य तो पक्ष में रजत का वह बात बाद हो जाता है। ठीक है। अब मूल अविद्या कार्य मानेंगे तो क्या क्या होगा? तो कहे एवं च सुक्ति रूपे से सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या कार्य तो पक्षे सुक्ति रीति ज्ञान है ना तद अज्ञान स रजत से बाधा। लग गई पंक्ति? जी जी। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, जी मूल अविद्या कार्य यदि सुक्ति रजत को सुक्ति में प्रतीत होने वाला रजत मूल अविद्या का ही कार्य है ऐसा यदि मानो। ठीक है ना? जी। मूल अविद्या कार्य विपक्षी तो मूल अविद्या या ब्रह्म साक्षात्कार मात्र नहीं होता। अब इसको मूल अविद्या का कार्य रजत है मान लीजिए। जी। ठीक है मूल ना? अविद्या। सुक्ति है सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है वो अविद्या का कार्य क्या है? रजत है। ठीक, जी। रजत होगा क्या ना? अब जो ये अविद्या है सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है मूल अविद्या जी। मूल अविद्या उस मूल अविद्या की निवृत्ति कब होगी? ब्रह्म साक्षात्कार से ही होगी ना। हाँ ठीक है ना? जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक नहीं उसकी होगी। निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए तब उस समय में उसका बाद नहीं माना जाएगा रजत ठीक। का। मूल अविद्या का कार्य माने बाद नहीं तो निवृत्ति मानी जाएगी। निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है? क्या हो जाएगी? निवृत्ति। निवृत्ति। यम सुक्ति ज्ञान हो गया विरोधी वृत्ति उत्पत्ति हो उत्पत्ति हो गई। जाएगा। हाँ, ये ऐसा समझ आएगा। ठीक है? जी जी। मूल अविद्या कार्य तो पक्षे तो मूल अविद्या या ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवर्तित है। मूल अविद्या कैसी ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार कार मात्र निवर्त है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? जी जी हाँ जी आ रहा है। हाँ, मूलाविद्या कार्य तो पक्षे तो मूलाविद्याया ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया सुक्तित्व ज्ञान है ना होता है। तो सुक्ति यम सुक्ति ये ज्ञान हो गया जी जी। तो अविद्या की निवृत्ति होगी मूलाविद्या की। हाँ, जी यम सुक्ति ये ज्ञान हो गया। तो विरोधी वृत्ति तो हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ बस तुमको यम सुक्ति ये ज्ञान हो गया तो मूलाविद्या की निवृत्ति होगी? नहीं होगी सामने। नहीं होगी। उसकी मूलाविद्या की निवृत्ति कब होगी? ब्रह्म साक्षात्कार। हाँ, ये बोलो पहले। ठीक है ना? जी। समझ आई बात? जी। मूलाविद्या का कार्य यदि उस रजत को मानेंगे तब मूलाविद्या की निवृत्ति जो है मूलाविद्या या ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवर्त्य जी, है। जी। ब्रह्म साक्षात्कार मात्र से निवर्त्य है वो। जी। सुक्तित्व ज्ञान है ना अनिवर्तित है। सुक्ति विषय ज्ञान से क्या है वो? अनिवर्त्य। अनिवर्त्य अनिवर्त्य। है ज्ञान से। तत्र सुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्र। इसलिए वहां पर मूला विद्या रहेगी मतलब मूला विद्या रहेगी वहाँ हाँ मूलाविद्या और सुक्ति अन्य ज्ञान वृत्ति से ही उत्पन्न हो जाएगी वो एकदम। बता रहे ना कि आगे सुनो तो धैर्य रखो थोड़ा। तत्र माने उस समय में माने मूल अविद्या का कार्य मानने पर जी। सुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्र सुक्ति ज्ञान से निवृत्ति मात्र होगी। किसकी? रजत की निवृत्ति। मुद्गर प्रहारेण घट से घट की जैसी मुद्गर प्रहार से निवृत्ति होती है उपादान के रहते हुए घट की वहाँ निवृत्ति होती है जैसे होती है उसी प्रकार यहाँ पर मूल अविद्या का कार्य मानेंगे।
मूल अविद्या का कार्य मानेंगे उसको, न मानेंगे तो मूल अविद्या मूल अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होगी, जी। सुक्ति ज्ञान से नहीं होगी। जी। तो सुक्ति ज्ञान जो है, सुक्ति ज्ञान से क्या हो जाएगा, रजत का बाध नहीं होगा, रजत की क्या होगी, निवृत्ति। निवृत्ति मात्र होगी। क्या होगी, निवृत्ति मात्र। विरोधी वृत्ति उत्पत्ति हो गई ना। जी। पहली वृत्ति क्या थी आपकी, इदम रजत, इदम रजत। ये वृत्ति थी, जी। उसकी विरोधी वृत्ति कौन है, यम सुक्ति। यम सुक्ति। तो यम सुक्ति इस वृत्ति के द्वारा, विरोधी वृत्ति के द्वारा क्या है, विरोधी वृत्ति की उत्पन्न होने पर रजत, इदम रजत की क्या कारण की वृत्ति, ये निवृत्ति हो गई कि नहीं, जी जी ठीक है ना। तो कार्य का नाश दो प्रकार, तो निवृत्ति मानी जाएगी वहाँ, जी जी भले उसका वहाँ बात वहाँ क्या हो गई, निवृत्ति हो गई कि नहीं। जी बात समझे, क्या हो गई, निवृत्ति। सुक्तित्व ज्ञान है ना अनिवृत्त्या, तत्र सुक्ति ज्ञान निवृत्ति मात्र, सुक्ति ज्ञान से वहाँ क्या हो जाएगी, निवृत्ति मात्र। यानी सुक्ति ज्ञान से क्या हो जाएगा, सुक्ति ज्ञान जो है इदम रजत इत्याकार वृत्त्यात्मक ज्ञान का विरोध है कि नहीं। तो सुक्ति जो विरोधी उत्पत्ति, वो विरोधी उत्पत्ति की उत्पत्ति होने, विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति हो जाएगी, तो इदम आकार, इदम रजतम इत्याकार वृत्ति निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ति का हेतु कौन बताया था हमने, विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति, दोष दोष की निवृत्ति, दोष की निवृत्ति, विरोधी उत्पत्ति। अब यहाँ विरोधी वृत्ति उत्पत्ति होने से वहाँ पर रज्जु का क्या हो जाएगा, निवृत्ति मात्र हो जाएगी। बात नहीं जैसे घट है, घट का दृष्टांत समझ में नहीं आ रहा, अब आ गया। घट को आपने तोड़ दिया, जी क्या घट को तोड़ दिया। दृष्टांत है, वृत्ति का मतलब दृष्टांत सामने नहीं होता है। हाँ। जैसे उपादान की मृत्तिका के रहते हुए भी क्या कार्य का नाश होता है ना, तो ये निवृत्ति। जैसे घट का मुसल प्रहार कर दिया घट पर, तो क्या होता है, घट की क्या होती है, निवृत्ति मात्र होती है, वहाँ उसका बाद नहीं होता है। जी बात तो ज्ञान से ही होगा, जी घट का बाद कब होगा, घट ज्ञान से होगा। ब्रह्म साक्षात्कार। हाँ ब्रह्म साक्षात्कार के बाद, वो वाला मूल अविद्या को बाद, मानेंगे। हाँ, तब बात होगा। परंतु तब उसके पहले क्या हो जाएगी, निवृत्ति मात्र हो जाएगी। जी। मुसल प्रहार करेंगे घट का, क्योंकि उसका उपादान विद्यमान है, क्योंकि मृत्तिका है, परंपरा से वो अविद्या भी हो जाएगी उसको उपादान। तो अविद्या रूप जो वृत्ति है, अविद्या जो है, सॉरी मृत्तिका जो उपादान है, उसके रहते ही क्या घट की निवृत्ति हो रही कि नहीं। जैसे वहाँ होती है वैसे यहाँ पर भी विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति होने से क्या होता है, वहाँ रजत की, सर्प की निवृत्ति मात्र होती है, पर बात नहीं होता है, मूल अविद्या कार्य से। जी बात समझ में आई ना। जी जी चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं, ठीक है, समय बहुत